Sadasya, respected Honorable Speaker, sir, Andhra Pradesh has the highest coconut productivity with 50,000 coconuts per hectare. However, crop output has been affected by various diseases, especially the white fly. I would like to ask the Honorable Minister where the government has conducted any research to develop diseases resistant coconut varieties, and if there are any plans to provide compensation for farmers affected by these diseases. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे ये बताते हुए खुशी है, मैं पार्थ सारथी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि नारियल से संबंधित प्रश्न उन्होंने पूछा है और नारियल के उत्पादन में आज भारत दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी की उत्पादन बढ़ाने की नीति के कारण आंध्र प्रदेश में भी नारियल का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय होता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2014-15 के दौरान नारियल का उत्पादन 140 लाख मीट्रिक टन था, वो बढ़कर 153.29 लाख मीट्रिक टन हो गया है और विश्व में हमारी उत्पादकता सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश में भी उत्पादकता 11 मीट्रिक टन है। मैं आंध्र प्रदेश के किसानों को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्पादकता के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। यह बात सही है कि पिछले दिनों व्हाइट फ्लाई जैसी अनेकों बीमारियों की कंप्लेंट्स आई थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नारियल विकास बोर्ड ने इसके लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय संस्थान जैसे केंद्रीय बागानी फसल शोध संस्थान, कासारगोड केरल, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलोर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय जैसे डॉक्टर BSIR बागवानी विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के माध्यम से इस व्हाइट फ्लाई के प्रबंधन के लिए 8 परियोजनाएं अनुमोदित की है और इन संस्थानों ने व्हाइट फ्लाई के रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की संस्तुति की है। उसमें जैविक कीट फफूंद वगैरह का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है और भारत सरकार की संस्था केंद्रीय बागनी फसल शोध संस्थान कासारगोड केरल ने रोग प्रतिरोधी नारियल किस्मों के विकास के लिए भी काम किया है और अपने प्रारंभिक शोध में यह पाया है कि संकर और लंबी किस्में सफेद मक्खी का संक्रमण कम होता है और वो किस्में हैं गौतमी गंगा, टिप्टोटाल, वेस्ट कोस्ट टाल, ईस्ट कोस्ट टाल। तो लगातार ये प्रयत्न किए जा रहे हैं कि व्हाइट फ्लाई जैसे रोगों की रोकथाम की जाए। Second supplementary, sir. As per NITI Aayog report, Andhra Pradesh has significant potential for coconut cultivation, sir. The DJ Sampurna variety, known for its high yield of more than 43,000 nuts per hectare, sir, has shown great potential in the state. Could the Honorable Minister kindly elaborate on where the government is taking any initiatives to promote and expand the cultivation of this high-yielding variety in Andhra Pradesh, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य का कहना बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं और इसलिए आंध्र प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के विस्तार के लिए अनेकों प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। नारियल विकास बोर्ड की नारियल क्षेत्र विस्तार पर एक विशेष योजना है जिसमें प्रति हेक्टर 6,500 से लेकर 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले 10 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में
14-15 से 23-24 तक कुल नारियल क्षेत्र का विस्तार 12,391 हेक्टेयर किया गया है और जिससे 12,406 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए नारियल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि, मूल्य संवर्धन और विपणन, बीमा कवरेज और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि मैं राज्य की टीम के साथ भी, मैं अनेकों राज्यों में अलग अलग फसल के लिए जाता हूं, उनके साथ और राज्य की टीम के साथ बैठकर अगर क्षेत्र के विस्तार के लिए और कदम उठाने होंगे तो हम जरूर उठाएंगे। श्री बेनी बहनान। Sir, as you know that our state is known as the land of coconut. Sir, we are facing a very serious problem because of the root wilt disease. See, is the government aware of the alarming spread of this root wilt disease in coconut plantation, particularly in Kerala and other states? What are the latest statistics regarding the number of affected coconut trees and the economic impact of the farmers? Sir, has the government initiated any research program to ICAR, CPCRI or other institution to develop disease-resistant coconut varieties? And what are the findings of the recent research of biological and organic control measures of this disease? And last question, has there been any scientific study on climate changes or roles in increasing the spread of this disease? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, आईसीआर ने भी लगातार ये प्रयत्न की है कि जो अलग अलग प्रकार की बीमारी नारियल के पाम ट्री के ऊपर जो आती है उस पर शोध किया जाए और शोध करने के बाद माननीय अध्यक्ष जी उन बीमारियों से निपटने के अनेक उपाय किए गए हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा YSR बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा भी नई फसलें विकसित की गई है। कर्नाटक और केरल में कीटों और बीमारी की समस्याओं के लिए राज्य ने विशेष हस्तक्षेप की मांग की थी। उसके लिए भी किसानों को 50 करोड़ 56 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। सभी राज्यों में तमिलनाडु में रूट बिल्ड के प्रबंधन के लिए बोर्ड के द्वारा रीप्लांटिंग रिजुवेशन योजना के अंतर्गत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में 17 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए। केरल हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, जब ऐसी बीमारियां आती है तो हम लगातार प्रयत्न करते हैं कि बीमारियों का नियंत्रण भी किया जाए और किसानों को सहायता भी दी जाए। श्री कोटा श्रीनिवास। Sir, my question, sir. What is the current MSP for copra? What is the MSP, minimum support price, value of copra procured during last 3 years? Sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और सरकार की प्रतिबद्धता है किसान को लाभकारी मूल्य देना और इसलिए 2019 में इस सरकार ने तय किया कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए लागत पर 50% का मुनाफा जोड़कर किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय वर्तमान में मिलिंग कोपरा का एमएसपी है 11,582 रुपया प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का एमएसपी है 12,100 रुपया प्रति क्विंटल। मिलिंग कोपरा का एमएसपी मैं बताना चाहता हूं 2014 में था, केवल जब उधर की सरकार थी केवल 5,250, जिसको बढ़ा के 11,582 रुपया कर दिया गया है। ऐतिहासिक वृद्धि उसमें की गई है। बाल कोपरा का भी 5,500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के
12,100 रुपया एमएसपी कर दिया गया है और पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कुल 2,73,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य है 3,079.68 करोड़ रुपया। ये खरीद मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर एमएसपी के नीचे कीमत जाती है तो सरकार कोपरा को भी और मिलिंग कोपरा को भी पूरा खरीद के नारियल के किसानों को भी लाभकारी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, श्रीमती कलावेन मोहन भाई। प्रश्न संख्या 22। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आदिवासी बाहुल्य प्रदेश से आती हूँ, जहाँ ज्यादातर आदिवासी लोग खेती पर निर्भर हैं। हर साल मेरे प्रदेश में बेमौसम भारी बारिश, प्राकृतिक आपदा, सूखा के कारण फसलों को भारी मात्रा में नुकसान होता है। महोदय, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होकर 9 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे प्रदेश में यह योजना अभी तक लागू नहीं है। और कृषि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मेरे प्रदेश में इस योजना को नहीं चुना है। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस योजना को मेरे प्रदेश दादरा नगर हवेली में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, और सरकार ने इस योजना को मेरे प्रदेश में लागू करने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं, जिससे मेरे प्रदेश में किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मेरे प्रदेश में इस सफल योजना को न चुनने का कारण क्या है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। उनके मन में किसानों के कल्याण की तलब है, उन्होंने इस सवाल को उठाया है। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। और आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा आवेदन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल योजना है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कृषि राज्य का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये योजना स्वैच्छिक है। इस योजना को चुनना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। 23 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना का चयन किया है, लेकिन कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां की योजना भी चलाते हैं, इसलिए कुछ राज्यों ने इसका चयन नहीं किया है। चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना स्वैच्छिक है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन पर निर्भर है कि वो योजना का चयन करे। लेकिन मैं माननीय सदस्य की चिंता से अवगत हुआ हूं। हम वहां प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करके अगर वो चाहेंगे, उनका प्रस्ताव आएगा, तो जरूर इस योजना को वहां लागू करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या मंत्रालय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब तक मेरे प्रदेश में लागू नहीं है, तब तक क्या सरकार मेरे प्रदेश के स्थानिक प्रशासन के माध्यम से अधिकारियों की टीम या केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की विशेष टीम बनाकर किसानों को फसलों के हुए नुकसानों का निरीक्षण करके सर्वे कर बीमा कराने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, जिससे मेरे प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लिए नुकसान का शीघ्र मुआवजा मिल सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो जाए, ये मोदी सरकार की रणनीति है और इसलिए प्रधानमंत्री फसल जैसी योजना बनी है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। मैं वहां के प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी, अपने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मैं उनको बुलाऊंगा या उनके साथ चर्चा और बातचीत करूंगा। मैं किसानों के बीच भी आने को तैयार हूं। माननीय सदस्य भी साथ रहे, हम किसानों के बीच भी बैठेंगे और किसानों के बीच बैठकर स्थानीय प्रशासन, केंद्र सरकार के अधिकारी
हम और आप कहेंगे तो वैज्ञानिकों की टीम भी लाएंगे, बैठकर हम कैसे दादरा नगर हवेली के किसानों के कल्याण के लिए और योजनाएं बना सकते हैं, उनको राहत दे सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने पे काम कर सकते हैं। मैं अलग अलग राज्यों में माननीय अध्यक्ष महोदय जा रहा हूं और किसानों के साथ सीधी चर्चा भी कर रहा हूं, तो हम जरूर दादरा और नगर हवेली के लिए भी किसानों के कल्याण के लिए हर कदम उठाने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय सदस्य जी को फिर आश्वस्त करता हूं कि जब आप चाहें मंत्रालय आइए और अगर आप कहेंगे तो हम भी टीम लेके आपके यहां आएंगे। श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा में 60,000 एकड़ में केले की फसल का उत्पादन होता है और उसमें हर वर्ष मौसम बदलाव की वजह से, तेज धूप, उसके आंधी तूफान की वजह से हर साल फसल प्रभावित होती है। इस वर्ष भी लगभग 3 बार किसानों की फसल प्रभावित हुई है और जिसमें लगभग 25,000 एकड़ में किसानों की फसल प्रभावित हुई है, जिससे करोड़ों रुपए की किसानों को नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मौसम आधारित फसल बीमा लागू किया गया है, यदि नहीं तो इस योजना को शुरू किए जाने अथवा केले की फसलों को PMFBY में सम्मिलित करने का विचार रखती है और क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों के भुगतान करने के लिए कोई समय सीमा तय है? यदि हाँ, तो इस समय सीमा के अंदर कितना भुगतान किया जाता है और भुगतान नहीं करने पर भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, विद्वान सदस्य ज्ञानेश्वर पाटिल जी किसान हितैषी सदस्य हैं और किसानों के कल्याण के लिए सदैव काम करते हैं। लेकिन मैंने जैसा निवेदन किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उसमें भी बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना केंद्र सरकार लागू करती है राज्य सरकारों के प्रस्ताव पर। मध्य प्रदेश में केले का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और अलग अलग राज्य सरकारें अपने किसानों के हित के लिए कदम उठाती है। मुझे ध्यान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव बहुत कर्मठ और गतिशील मुख्यमंत्री हैं। वहां केले के नुकसान पर 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाती है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी हम वहां देते थे, तो वहां लगातार ये प्रयत्न जारी है। लेकिन मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हम लागू करते हैं। ज्ञानेश्वर जी के साथ मैं स्वयं राज्य सरकार से चर्चा करूंगा। राज्य सरकार की अपनी योजना भी है जो भरपूर मदद करती है किसानों की, और आवश्यकता पड़ने पर हम मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर निश्चित तौर पर वहां लागू करने का काम करेंगे। एक निवेदन दूसरा जो प्रश्न किया माननीय विद्वान किसान हितैषी सदस्य ने, उन्होंने ये कहा कि दावे का भुगतान कितने दिनों में होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बहुत समय लगता था। पहले जो फसल बीमा योजना थी वो बहुत डिफेक्टिव थी। कई बार 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल लग जाता था। लेकिन अब यह तय किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कि फसल कटाई के अधिकतम 1 महीने के बाद जो परिणाम आते हैं फसल कटाई के, राज्य सरकार रिपोर्ट भेजे और वो रिपोर्ट मिलने के बाद फसल का जो दावा है उसका भुगतान किसानों को कर दिया जाए। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ही संपूर्ण भुगतान करती थी, राज्य और केंद्र मिलकर, तो देर लगती थी। अब हमने तय किया कि अगर राज्य सरकार उपज के आंकड़े भेज दे और उसमें देर अगर बीमा कंपनी करेगी तो 12% उनको ब्याज देना पड़ेगा जितनी देर होगी भुगतान में उस पर। और इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये एक प्रयत्न और किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। पहले राज्य सरकारें कई अपना अंश देने में बहुत देर लगाती थी, तो केंद्र सरकार ने यह शर्त रखी थी कि जब राज्य सरकार का हिस्सा आ जाएगा तब केंद्र अपना हिस्सा जारी करेगी। अब हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार का हिस्सा आने में देर हो
तो केंद्र सरकार का हिस्सा तो किसान के खाते में तत्काल डाल दिया जाए। हम राज्य सरकारों से भी लगातार संपर्क में हैं, उनके साथ अनेकों बैठकें करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि समय पर किसान को राज्य और केंद्र दोनों का अंश फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने के बाद मिल जाए। श्री जयप्रकाश जी। चालू है, माइक चालू है। हरियाणा में मंत्री जी फसल बीमा योजना जो 2014 से पहले जो प्रीमियम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रीमियम किसान को देना पड़ता है और उसमें जो इकाई मानी गई है वो एकड़ नहीं मानी गई, वो पूरा गांव माना गया। जैसे ओलावृष्टि होती है या बाढ़ आती है तो बाढ़ में जब नुकसान होगा चाहे 1 एकड़ में हो और चाहे पूरे गांव में हो, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस सिस्टम को जो पहले यूपीए गवर्नमेंट में था वही चालू है या इसमें बदलाव कर दिया? इकाई क्या है और जो प्रीमियम है वो प्रदेश सरकार देती है या किसान को इससे लेते हो? कांग्रेस किसान की मददगार थी, आपने सत्यानाश किया। ओके, ऐसे क्वेश्चन में नहीं बोलते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न पूछा करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलना है ना, बैठे बैठे उन्होंने टिप्पणी की, इसका जवाब दोगे क्या? ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मुझे बोलने तो दो मेरे भाई। जयप्रकाश जी बहुत विद्वान सदस्य हैं और अब उनने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं। जब पुरानी फसल बीमा योजना, तब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसकी इकाई होती थी तहसील, और तहसील और ब्लॉक इकाई होने का मतलब था कि एक किसान की फसल खराब हो जाए मुआवजा राहत नहीं मिलेगी, एक गांव की खराब हो जाए राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव की खराब हो जाए राहत नहीं मिलेगी, पूरे तहसील की खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। मतलब एक गांव और 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी फसल बर्बाद कर दे तब राहत की राशि मिलेंगे। ये आपकी बीमा योजना, हमने उसमें बदलाव किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, और बदलाव करके फसल बीमा योजना की इकाई गांव को बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, इस सरकार ने किया है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, पहले स्थानीय आपदा फसल बीमा योजना में सम्मिलित नहीं थी, अब हमने स्थानीय आपदा को सम्मिलित करके तय कर दिया है कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो भरपाई की जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, ये उस सरकार ने कभी नहीं किया जो इस सरकार ने किया है। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय और अनेकों विसंगतियां थी इस योजना में, मैं उसको भी, अब चूंकि जयप्रकाश जी ने पूछा है इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी तब इनने तय किया था कि फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है, और वो बीमा किसका होता था? किसान की फसल का नहीं होता था, बैंकों के लोन का होता था, किसान की फसल का नहीं होता था। हमने तय कर दिया अब ये योजना अनिवार्य नहीं रहेगी, स्वैच्छिक रहेगी। ऋणी किसान भी चाहे तो करवाए, ना चाहे तो ना करवाए, किसान की मर्जी, हम ला देंगे नहीं उस पर। और आज मैं बताना चाहता हूं, जब उधर की सरकार फसल बीमा योजना चलाती थी तो गैर ऋणी किसान आते ही नहीं थे। आज मुझे बताते खुशी है कि गैर ऋणी किसान भी 5 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें 33,000 करोड़ रुपया के किसान प्रीमियम पर 35,000 करोड़ के 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में देने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, इसलिए उस योजना में अनेकों सुधार करने का हमने काम किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता था, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हाथों से करते थे, और करने वाले ने अगर गड़बड़ कर दी तो किसान न्याय की गुहार लगाता रहता था। अब प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हमने तय किया है, सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत नुकसान का आकलन होगा, परफेक्ट आकलन होगा, और आकलन होते ही किसान के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा।
ये किसान हितैषी सरकार के फैसले हैं। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, इसलिए ये सब काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्णा। Thank you, sir. So thank you, sir. I represent Palnadu district. It is very much dependent on agriculture, sir. Not only my district, but also across the country. We are all dependent on agriculture. And we also, in the budget speech also, Madam has mentioned that we want to become the football of the world also. But in the answer given by the minister in August 2024, there are only 5 public sector general insurance companies, sir, and only 15 private general insurance companies in this country, which is focused on the agriculture insurance, sir. For a large country like this, this is a very, very small number. And second issue is, out of 200 crops that are being sown by our farmers, only 60 crops are right now covered under the insurance by the insurance companies, sir, which is also very low when compared to other countries, sir. So I also, just now, Minister also mentioned, sir, that we have moved from the block level to the village level, and I have to ask on behalf of my farmers that when we are going to move to the farm gate level, sir. So based on these 3 issues, the request from our farmers is there any proposal to increase the number of insurance companies? Second is increase of the number of crops that are covered under the insurance. Third is when we are moving to the farm gate level, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पहले क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट दोषपूर्ण होते थे, बीमा कंपनियां नहीं आती। बीमा कंपनियां इस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5 सार्वजनिक कंपनियां और 15 निजी कंपनियां, कुल मिला के 20 कंपनियां भागीदारी कर रही है। और अभी अभी पिछली कैबिनेट की बैठक में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए 850 करोड़ रुपया और फसल बीमा योजना के लिए दिए हैं, जो मैंने बताया कि वैज्ञानिक ढंग से अगर फसल की क्षति का आकलन होगा तो बीमा कंपनी और सरकार में फिर झगड़ा नहीं होता। नहीं, कई बार पहले दावे का भुगतान इसलिए देर से होता था कि बीमा कंपनी कहती थी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, इतना नुकसान नहीं हुआ। अब वो रिमोट सेंसिंग की प्रणाली के कारण लगभग वो खत्म हो गया है, वो शिकायतें समाप्त हो गई है, इसलिए और ज्यादा बीमा कंपनियां आएंगी। जहां तक फसल बीमा योजना में और अधिक फसलों को सम्मिलित करने का सवाल है, लगातार इन फसलों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है और नई फसल को सम्मिलित करने के अगर प्रस्ताव आएंगे तो उन पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करके हम लगातार और फसलों को भी सम्मिलित करने का काम करते रहेंगे। पहले जब सरकार हुआ करती थी तब केवल 1 बीमा कंपनी थी, अब 20 बीमा कंपनियां आ गई है जो फसल का बीमा कर रही है और उसी का परिणाम है माननीय अध्यक्ष महोदय कि फसल बीमा योजना का विश्वास किसानों का लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 14 करोड़ आवेदन फसल बीमा योजना के लिए किसान आवेदन आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, नई फसलों को शामिल करने का और योजना में और भी अगर सुधार की जरूरत है तो लगातार सरकार खुले मन से आउट ऑफ बॉक्स जाके भी लगातार प्रयत्न करेगी कि किसानों को और अधिकतम लाभ कैसे दिया जा सकता है ताकि उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। सुप्रिया सुले। सर, मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सर ने महाराष्ट्र देश के बारे में बहुत अच्छी तरह हम सबको समझाया है। सर, सिर्फ महाराष्ट्र में मैं पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री है आज के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया है कि 500 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार फसल बीमा योजना में हुआ है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए है श्री सुरेश दस जी, उन्होंने कहा, करेक्ट किया आपके कृषि मंत्री जी को कि वो 500 करोड़ नहीं 5000 करोड़ रुपए का दिया है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ सर कि क्या आपको इसके बारे में महाराष्ट्र में जो 2.5 साल से आपकी सरकार थी और आज आपकी सरकार जो है, जो ऑन रिकॉर्ड ये आपका मंत्री भी कह रहा है, आप ही का एमएलए कह रहा है, उन्होंने आपको अवगत किया है क्या कि ये 5000 करोड़ का
जो गफला हुआ है कमल बीजना योजना में, जो आप ही के लोग कह रहे हैं, उसके बारे में आप अवगत है, हाँ या ना? और ना हो तो आप इसकी इंक्वायरी लगाएंगे, हाँ या ना? थैंक यू सर। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मैडम भी अवगत करा रही है, कभी 500 करोड़ और कभी 5000 करोड़, ऐसे जुमलों से चीजें नहीं चलती। लेकिन मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से भी देश के किसानों को यह बताना चाहता हूं कि अगर कहीं गड़बड़ हुई और वो प्रमाणित हुई तो गड़बड़ करने वाले को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने भी फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं और महाराष्ट्र में 80-110 का मॉडल लागू किया गया है। मैं फिर आश्वस्त करता हूं कि अगर कहीं गड़बड़ है तो जांच होगी और प्रमाणित हो गई तो गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमारी सरकार है। क्वेश्चन नंबर 23 श्री वैजयंत पांडा। माननीय मंत्री जी, Question is answer laid on the table of the House. श्री प्रद्युत बोरोदोलाई। The Indian tea industry took its birth in Assam 200 years ago, and there has been an iconic institution called Toklai Tea Research Station under Tea Research Association in Jorhat. Sir, this iconic institution has been immensely contributing continuous research and development of the tea industry. Now this Tea Research Association, especially the Toklai Research Institute in Assam, in Jorhat, has been facing acute fund crunch. Sir, Honorable Minister, I would like to draw the attention of Honorable Minister. You yourself visited Jorhat and promised that you would arrange rejuvenation of the Toklai Tea Research Institution. We would request you, would you have any plan to rejuvenate the Tea Research Institute? Thank you, Honorable Speaker, sir. I did not visit Jorhat, I visited Guwahati, and I met with all the Tea Research Association leaders and the captains of the tea industry. We had a wonderful engagement with the Honorable Chief Minister present. I have asked two large tea buyers to get involved in the activities of the Tea Research Institution so that in a public-private partnership mode, we can see significant progress and development in research activities. Recently, they have told me they are going to come back to me and we shall work together in a spirit of cooperation to the best extent possible to rejuvenate the activities of the two research associations. Sri Indra Hang Subba. Honorable Speaker, sir, as we know, India is one of the largest producers of tea, and globally organic product, the demand for organic product is increasing day by day. Sikkim produces organic tea, and Sikkim is the only fully organic state in India. Through you, Speaker, sir, I'd like to know whether the ministry has any plans to encourage research to increase the production of organic tea in India. And secondly, is there any plans made by the ministry to encourage new entrepreneurs, first-time startups in the field of exporting organic tea? Thank you, sir. The members asked the question regarding organic tea in the state of Sikkim. I can tell him, as far as the tea industry goes, this government, as you are aware, is very, takes it on top priority as far as the tea growers are concerned, the tea sellers are concerned, and the tea consumers are concerned. And the budget
for the tea development schemes has been continuously increasing from 135 crores in 2023-24 to 205 crores in 24-25, and now for the next year 274 crores. And under this development scheme, one of the biggest components is R&D, which the honorable member has referred to, where research and development is a key component of this scheme, and that is where we are looking, where organic and other quality tea with various blends, with various technologies, with various agricultural methods can be used. And the government is of the view that whatever money that is being spent by the government, there is a 50% component which should be shared by the associations or private players. And one such scheme for R&D is assistance for setting up labs, where the total component is 10 crores. It's on a 50% sharing basis. The other is on research on blends, and also under that the organic tea comes under that. Again, it's on a 50% sharing basis, with a maximum limit of 25 lakh rupees. There's another component which is of quality improvement, which is the maximum residue limit, these pesticides and other concerns which the consumers have, and also our export potential gets hit because of if we don't comply to the norms. So that is another existing scheme, and if the member has any specific concern, I can always invite him for chai to my office, since the question is also on chai. Dr. Srimati T. Sumati. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. Sir, the Tea Board's directive to ban 20 pesticides in tea plantations in 2023 is a necessary action for consumer safety, sir, which is appreciable. But the lack of viable alternatives puts small tea growers who contribute 55% of national production at severe risk. With challenges like climate change and worsening the pest infestations, they are at a dilemma which way to pursue. The absence of government-backed research on alternative pest control methods could harm both farmers and exports. Meanwhile, China has invested heavily in organic solutions to maintain the global competitiveness. In lieu of this, through you, sir, I would like to ask the Minister, what steps is being taken to provide subsidized, research-backed biopesticides to ensure small tea growers that they are not financially burdened due to such regulations? Thank you. Honorable Speaker, sir, as I have just mentioned to the previous member as well, that the top priority of this government is, of course, tea growers, tea consumers, and tea producers. And the member's specific question to small tea growers is a priority of this government. And we've gone in for various measures to increase their level of income from various initiatives that this government is taking. And one such initiative is the auction method for dust tea, which increases selling of tea and ensuring better prices to our small farmers. As far as the residue limits that the members talked about, that is of primary concern, and the Tea Board has taken initiatives, and they have been there for quite some time, where the maximum residue limits have been very stringent. In fact, there is a complaint from various organizations to increase it, but we are adhering to quality standards and ensuring that the safety and quality of tea for consumers within India and the world is ensured, and our exports grow, our level of income for our growers become better, our small farmers are protected, and they are given all sorts of initiatives this government is taking, and it is in the purview of the government, and we are aware of it. Question number 24, Sri Naresh Ganpat Maske. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग शुरू की है। हमारे नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए
महाराष्ट्र में 25 लाख हेक्टेयर को भूमि को ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा था और भारत सरकार के नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के तहत 15,000 ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ किसानों तक पहुंचने और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करने की योजनाएं हैं। मेरा सरकार से यह प्रश्न है, इस योजना में महाराष्ट्र के कितने ग्राम पंचायतों को इस योजना का लाभ दिया गया है और महाराष्ट्र के कितने किसानों ने इसका लाभ लिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केमिकल फर्टिलाइजर के अनियंत्रित और अधिक इस्तेमाल के कारण आज धरती की उर्वरा क्षमता कम हो रही है, जैविक कार्बन घट रहा है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं, जल धारण की क्षमता घटती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी है, वो केवल आज का नहीं सोचते, आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर भविष्य कैसे दे सकते हैं इसका विचार भी करते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को 15 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई है। इस प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम किसानों को प्रेरित करने का प्रयास इस मिशन के माध्यम से करेंगे कि वो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। वो अपनी पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती एक साथ ना करे, लेकिन जमीन के एक हिस्से पर अगर 5 एकड़ है तो आधे एकड़ पर कर सकता है, 1 एकड़ पर कर सकता है, वो प्राकृतिक खेती प्रारंभ करे और उसके परिणामों के आधार पर बाकी किसान भी उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए प्राकृतिक खेती का एक मिशन बनाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र के में प्राकृतिक खेती के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं तो महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहूंगा, वहां के मुख्यमंत्री और पूरी टीम को, कि प्राकृतिक खेती पर पहले से ही महाराष्ट्र काम कर रहा है। कुछ अन्य राज्य सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन अभी प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र को 1709 क्लस्टर का आवंटन किया गया है। 85,450 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती वहां की जाएगी, जिसमें 2,13,000 किसान प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। ये यहां से लक्ष्य दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके अगर महाराष्ट्र सरकार इस लक्ष्य को बढ़ाना चाहती है तो मैं आश्वस्त करता हूं कि बढ़े हुए लक्ष्य को भी हम सम्मिलित करेंगे। और अनेकों राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। महाराष्ट्र अपनी योजना भी चाहे तो प्राकृतिक खेती के लिए लागू कर सकता है। सरकार हर संभव सहयोग करेगी। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्री सर, नेचुरल फार्मिंग अपनाने वाले किसानों को पारंपरिक खेती की तुलना के कम उपज और शुरुआती के चरण में अधिक निवेश की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आय में भी कमी आती है। इस जोखिम का काम करने और अधिक किसानों को जैविक खेती की ओर आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए एमएसपी से 20% से अधिक समर्थन मूल्य देने पर विचार कर रही है क्या? और यदि हां तो तभी इसको कब तक शुरू करने की योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि एक साथ पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती नहीं, जमीन के छोटे हिस्से पर किसान प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें। लेकिन यदि प्राकृतिक खेती सभी विधियों का समग्र रूप से पालन करते हुए की जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आईसीआर के एक अनुसंधान में ये पाया गया है कि इंटरक्रॉपिंग, फसल अवशेषों से मल्चिंग
और कवर फसलों से उपज में कमी नहीं आती, कई स्थानों पर वृद्धि हुई है। रासायनिक जो हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उसके कारण मिट्टी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाती है और इसलिए ये आशंका कि इससे उत्पादन बहुत घट जाएगा, ये आशंका पूरी तरह से सही नहीं है। हम प्राकृतिक खेती ठीक विधि से किसान कर सके, इसके लिए हम प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखी और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नियुक्त करेंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। जो इनपुट लगते हैं उनको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी प्रारंभ करेंगे, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और किसानों को अपने खेत पर भी इनपुट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर ठीक इनपुट डाले जाएंगे तो उत्पादन नहीं घटेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि इस पर कोई अतिरिक्त राशि एमएसपी के रूप में देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगभग सारी दुनिया केमिकल और रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग के दुष्प्रभाव को जानती है। भारत में भी लोग चिंतित हैं कि इसके कारण जो फसलें होती है उसका जो मानव शरीर पर भी गलत असर पड़ता है, उस दुष्प्रभाव से चिंतित है। और इसलिए अगर प्राकृतिक खेती का अन्न उत्पादित फल या सब्जी उत्पादित होकर बाजार में पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा कीमत मिलेगी। हम प्राकृतिक खेती उत्पाद का सरल प्रमाणन करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, प्राकृतिक खेती के उत्पाद का नेशनल ब्रांड भी बनाएंगे और जब प्राकृतिक खेती का फैलाव होगा और ब्रांडिंग होगी तो अपने आप उसकी उचित और ज्यादा कीमत निश्चित तौर पर मिल पाएगी। यही मेरा निवेदन कि करेंगे किसान तो निश्चित तौर पर किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर शोभा बच्चाओ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सम्मान्य कृषि मंत्री जी को एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अक्टूबर 2024 में अत्यधिक बारिश ने उत्तरी महाराष्ट्र विशेष रूप से नासिक और धुलिया में 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। विशेषतः प्याज, कपास, अंगूर, अनार, धान का भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्या सरकार ने महाराष्ट्र में किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कोई फसल क्षति आकलन किया है? क्या सरकार गरीब किसानों की मदद के लिए अनुदान प्रदान करेगी, हाँ या ना? धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्राकृतिक खेती से संबंधित ये प्रश्न नहीं है, लेकिन माननीय सदस्या की चिंता है। किसानों को अगर नुकसान हुआ है तो उनको राहत मिलनी चाहिए। क्षति के आकलन का प्रारंभिक काम राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो राहत के लिए राशि हर एक राज्य सरकार को आवंटित करती है और राज्य सरकार अपने रिसोर्स से भी और केंद्र सरकार की सहायता से जो राशि वहां देते हैं उससे क्षति के आकलन की अलग अलग योजनाएं हैं। फसल बीमा योजना में जो लोग कवर होते हैं, जो किसान कवर होते हैं, उनको फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। फिर भी माननीय सदस्य ने बताया है, मैं राज्य सरकार से भी चर्चा करूंगा और व्यापक नुकसान अगर फसल को हुआ है तो निश्चित तौर पर वहां की सरकार ने क्षति का आकलन किया होगा। उस आकलन के आधार पर राज्य सरकार भी मदद करेगी और जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार भी हर संभव सहयोग करेगी। डॉक्टर शशि थरूर। Thank you very much, sir. Sir, the Honourable Minister has addressed a very important topic, the question of natural and organic farming. And it's true that this has been expanding in our country, but only to 1 million hectares of arable land, which is a tiny fraction, not even 1% of the 141 million hectares that we are cultivating crops in our country. Now, what's striking, sir, is the Minister has not addressed the issue of economic viability of natural farming. There are two reports I've read from ICRIER and IIFSR which highlight that because